एज एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, एज और कंडीशन में ये है कि मतलब एक तो बॉडी जो है वो लीन बॉडी है, फैट है, चिल्ड्रन है, एडल्ट्स है, उसमें किस तरह कूलिंग ऑफ द बॉडी होगी, ठीक है। अब देखो कूलिंग जो है, जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं और जो एडल्ट्स हैं जिनका स्टेचर स्मॉल स्टेचर है, वो उनके अंदर कूलिंग जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो वेट है उसके कंपैरेटिवली उनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वेट उनका इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो क्या होता है कि ईज़ी कूलिंग होगी, ठीक है। कूल रैपिडली ओइंग टू देयर लार्ज बॉडी सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू देयर वेट, ठीक है। उसके वेट के मुकाबले में लाइक सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वेट करेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, वेट उनका कम होता है तो कूलिंग जल्दी होगी, ठीक है। इसी तरह जो लीन बॉडीज़ हैं वो कूल रैपिडली होंगी। उसका एक ये है कि उनका भी वेट कम है और वेट क्यों कम है? फैट्स उनकी बॉडी में कम है ना। जब फैट उनकी बॉडी में कम होगी, फैट का क्या काम होता है? वो कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। तो जब फैट कम होगा तो कूलिंग जल्दी होगी और जो फैटी बंदा होगा, ठीक है, फैट बॉडीज़ उनकी अंदर फैट ज़्यादा है तो उनकी कूलिंग कम होगी। अब वुमेन में भी फैट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैन, तो वुमेन में भी कूलिंग जो है वो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू द मैन, ठीक है। फिर आ जाता है मोड ऑफ डेथ। मोड ऑफ डेथ में भी अब हमारे पास जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा उसके अंदर कूलिंग स्लो होगी क्योंकि एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके अंदर कोई ऐसा इलनेस वगैरह भी नहीं है, ठीक है, तो उसकी कूलिंग स्लोली होगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बहुत बंदा हो जिसकी क्रॉनिक इलनेस होती है तो क्रॉनिक इलनेस के केस में अक्सर जो है ऐसा होता है कि इवन डेथ से पहले भी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक उनके लिम्स वगैरह, पीछे हमने पढ़ा था ना कि उनकी जो लिम्स होती है वो पहले से कूल हुई होती है, सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती उनकी बॉडी में, ठीक है। So after longer resting illness, the body cools rapidly as the temperature may commence falling even before death take place. ठीक हो गया। इसी तरह अब आगे है body keeps warm longer in deaths from asphyxia। एस्फेक्सिया से जो है उनकी बॉडी ज़्यादा देर तक वार्म रहेगी लाइटनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग के लिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लें कि एस्फेक्सिया में, लाइटनिंग में और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग में 3 चीज़ें हैं जिनमें बॉडी ज़्यादा देर तक वार्म रहती है इन इन केसेज़ में, डेथ के इन केसेज़ में। और अगर क्रॉनिक इलनेस है तो उसमें बॉडी जल्दी कूलिंग होगी, ठीक है? और किस में नहीं जल्दी कूलिंग होगी? एस्फेक्सिया में, लाइटनिंग में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग में, सही होगा। फिर आ जाता है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग में भी देखो एटमॉस्फेरिक एयर जहाँ पे कन्वेक्शन कूलिंग है, मतलब वेंटिलेशन अच्छी है, तो वहाँ पे एयर की वेंटिलेशन अच्छी है तो जो हीट की मूवमेंट है, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो ईज़ी होगा तो जल्दी कूलिंग होगी, ठीक है। इसी तरह अगर बॉडी क्लोज़्ड रूम में है तो उसकी अच्छी जल्दी कूलिंग नहीं होगी। इसी तरह बॉडी का लिखा है कि वाटर में ज़्यादा जल्दी कूलिंग होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड बिकॉज़ ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन से जो कंडक्शन है वो वाटर में ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लैंड। कूलिंग इज़ डिलेड व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ एटमॉस्फेरिक सही है। अब बॉडी अगर पानी में है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है कूलिंग नहीं अच्छी होगी। एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो भी जल्दी कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। अब क्लॉथिंग पे भी डिपेंड करती है कि उसने अ, वो नेकेड बॉडी पड़ी है या क्लॉथिंग वो जो है वेल ड्रेस्ड बॉडी है, ठीक है। तो नेकेड में जल्दी कूलिंग हो जाएगी और जिसने और फिर कपड़े किस तरह पहने हैं, ठीक है। अगर उसने कपड़े भी थोड़े वो पहने हैं, क्या कहते हैं, जिससे इतनी अच्छी जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं हो सकती, तब भी वो भी फिर अफेक्ट करेगी, ठीक है। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर, सेम इज़ द केस के एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करा ऑफ कोर्स। और डिफरेंस जो है बॉडी के टेम्परेचर में और एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ कूलिंग। अब हम अगले पे आ जाते हैं चेंजेस इन द आई। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अम, ये हम लोग अर्ली साइंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हमने पहला साइन पढ़ लिया कूलिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको हमने डिटेल से देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कूलिंग ऑफ द बॉडी में बोल दिया कि कूलिंग ऑफ द बॉडी सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो एज और कंडीशन ऑफ द बॉडी हो गया, वो मोड ऑफ डेथ हो गया, वो उसकी सराउंडिंग हो गई। फिर हमने पीछे 1-2 फार्मूलाज पढ़ लिए थे कि हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन का क्या मैटर फार्मूला है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चेंजेस इन आई। अब आई के अंदर क्या चेंजेस आएँगी? देखो आई को बाएँ से देख लो ना, तो हम लोग उसी हिसाब से चेंजेस में जाएँगे। कॉर्निया आपको नज़र आते हैं, तो कॉर्निया की जो ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस है वो लॉस्ट हो जाएगी। क्यों लॉस्ट हो जाएगी? क्योंकि टीयर्स नहीं बन रहे, ठीक है? तो जब टीयर्स नहीं होंगे तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, जब कॉर्निया में टीयर्स नहीं होंगे तो वो क्लाउडी सा होगा, वो ओपेक होगा, वो ड्राई होगा, ठीक है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज़ लॉस्ट, लेकिन यहाँ पे अर्ली साइन में कॉर्नियल रिफ्लेक्स हम एज़ सच नहीं देखते क्योंकि वो तो इमीडिएट साइन ऑफ डेथ है ना, ठीक है? लाइट रिफ्लेक्सेस है, बॉडी ये दोनों चीज़ें इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में, अर्ली साइन में इसकी एज़ सच इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? फिर आईबॉल को आप देखते हैं तो आईबॉल की जो इंट्राओक्युलर टेंशन है वो
कम हो जाएगी, तो आईबॉल्स जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाएँगे, ठीक है? और वो ऑर्बिट्स के अंदर धँसे भी होते हैं, ठीक है? तो फ्लैसिडिटी जो है इसकी हम लोग एप्रिशिएट कर सकते हैं बाय पाल्पेशन। पाल्पेट करेंगे तो हम लोग को फ्लैसिड नज़र आएँगे, आईबॉल्स फ़ील होंगे, ठीक है? ब्लड स्ट्रीम जो है वो रेटिनल वेसल्स में रैपिडली बिकम डॉटेड फर्स्ट एंड देन सेगमेंटेड, ठीक है? तो ऑप्टिक डिस्क जो है वो पेल होगी, ठीक है? फिर आ जाते हैं प्यूपिल्स को देखेंगे तो वो टाइम ऑफ डेथ पे जो है डायलेट हो जाती है और फिर बाद में कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है? जब रिगर मोर्टिस होगा, ठीक है? तो प्यूपिल्स की पहले डायलेशन एंड देन कंस्ट्रिक्शन। फिर आता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस देयर स्टेट ऑफ डेथ इज़ नो इंडिकेशन ऑफ देयर एंटीमॉर्टम अपीयरेंस, क्योंकि एंटीमॉर्टम अपीयरेंस के बारे में हमें क्या बताएगा? वो तो पहले खुद मतलब जैसे डेथ हो गई तो वो डायलेट हो गया और उसके बाद वो रिगर मोर्टिस में वो कंट्रैक्ट हो गया एंड कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो दिस इज़ नॉट टेलिंग अस एनीथिंग अबाउट एंटीमॉर्टम अपीयरेंस। लेकिन फिर इधर एक एग्जांपल लिखी थी कि नार्कोटिक पॉइज़निंग में प्यूपल्स का जो साइज़ होता है वो अनइक्वल होता है, सही है? सो इस केस में इफ़ यू सी कि एक डेड बॉडी और उसके जो प्यूपल्स है उसका साइज़ अनइक्वल है, सो इट कैन बी ऑफ ड्यू टू द नार्कोटिक पॉइज़निंग, अदरवाइज़ पीपल डज़न्ट टेल अस सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटीमॉर्टम अपीयरेंस, ठीक है? फिर आ जाता है टैक्स नोयरिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बिकॉज़ इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। अ, अब ये हमारे पास ये ब्लैकिश सी अपीयरेंस हो जाती है जो स्क्लेरा में आती है। एक डॉट्स से आ जाते हैं, यहाँ लिखा होगा, हाँ, ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन, ठीक है? तो ये स्क्लेरा में आ जाएँगे विदिन 3 आवर्स ऑफ डेथ, ठीक है? टाइम याद करना है, ये 3 घंटों के अंदर आएगा, ठीक है? इफ आइज़ रिमेन ओपन, ओपन्ड आइज़ में होगा। Brownish black discoloration on exposed sclera between the eyelids due to the formation of several debris and dust settling thereon. This the potassium content of vitreous humor rises steadily. ये तो हमने पीछे बायोकेमिकल चेंजेस में पढ़ लिया था, तो विट्रियस ह्यूमर में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो जनरल हम लोग जब फिर जनरल एग्जामिनेशन से हम लोग को पता चलता है आई के अंदर क्या-क्या चेंजेस आई। हमने कॉर्निया को देख लिया, हमने इंट्राओक्यूलर टेंशन्स के देख लिया, आईबॉल जो है वो फ्लैसिड थी, हमने ऑप्टिक डिस्क को देख लिया कि वो पेल है, ठीक है? फिर हमने प्यूपिल्स को देख लिया और फिर हमने स्क्लेरा को देख लिया, ठीक? तो ये चेंजेस आ गई आई में। अब हम आते हैं चेंजेस इन द स्किन। स्किन जो है वो पेल हो जाती है, एशू व्हाइट अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है? और ये मोर नोटिसेबल होगी जो फेयर स्किन्ड होगी, ठीक है? इट लूज़ इट्स इलास्टिसिटी सो दैट पोस्टमॉर्टम, अच्छा, स्किन की इलास्टिसिटी टाइम के साथ ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है? डेथ के साथ कम हो जाएगी। अब देखो जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी और उसके अंदर जब आप एक इंसिजन करोगे तो ज़्यादा गैप बनेगा। बट एज़ कम्पेयर टू द स्किन, इफ इट इज़ लेस इलास्टिक, तो जब आप उसके ऊपर अंदर इंसिजन लगाओगे तो इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा, वो टाइट नहीं होगी, वो वैसे ही फ्लैसिड सी स्किन है, तो उसके अंदर वो गैप इतना सही से नहीं बनेगा, ठीक है? तो यही बात है कि इट लूज़ेस इट्स इलास्टिसिटी so that postmortem incised wounds may not gap to the same extent as antemortem wounds does, ठीक है? The lips tends to darken due to drying, ठीक है? लिप्स की ड्राइंग जो है वो ड्राई हो जाएगा, सही। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया चेंजेस, हम लोग पढ़े हैं ना अर्ली चेंजेस। तो स्किन के अंदर चेंजेस हमने पढ़ी, आई के अंदर पढ़ ली और कूलिंग ऑफ द बॉडी हमने पढ़ी। अब हम आगे आ जाते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी में। पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है हमारे पास एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन होती है या ब्लूइश पर्पलिश ब्लू सी डिस्कलरेशन होती है, जो कि क्यों होती है? फ्लूइड जो ब्लड जो है वो अक्युमुलेट हो जाता है कैपिलरीज़ के अंदर, वेसल्स के अंदर। अब आफ्टर डेथ ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया और ब्लड वहीं पे अक्युमुलेट हो जाता है डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है? तो उसको पोस्टमार्टम लिविडिटी कहते हैं। इसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं एंड हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम इम्पोर्टेंट है याद रखना, कभी कोई हाइपोस्टेसिस या स्टेनिंग का पूछे तो इट्स द सेम एज़ पोस्टमार्टम लिविडिटी, ओके? इसके बाद क्या यहाँ पे बड़ी प्यारी डेफिनेशन इसकी लिखी है, मीन्स डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड ऑर्गन्स आफ्टर डेथ ड्यू टू अक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड ब्लड इन द टोनलेस कैपिलरीज एंड स्मॉल वेन्स ऑफ डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? किसकी वजह से फ्लूइड ब्लड की अक्युमुलेशन हो जाती है, किसमें? टोनलेस कैपिलरीज और स्मॉल वेन्स की, कहाँ पे? डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिपेंडेंट पार्ट्स बोलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बीइंग द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ द ब्लड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, द स्टेनिंग इज ऑफ द सेम कलर, ठीक है? वहाँ पे जमा हो जाएगी तो स्टेनिंग उसी तरह होगी जिस तरह ब्लड का कलर होगा, क्योंकि होती ही ब्लड की वजह से, ठीक है? अच्छा, ये जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होती है वो 1 घंटे के अंदर-अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है? और इन केस ऑफ पर्सन डाइंग सॉरी फ्रॉम सर्कुलेटरी फेलियर, अच्छा, अगर बंदा सर्कुलेटरी फेलियर से डेथ हुई है उसकी, तो फिर ये
ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी पोस्टमार्टम लिविडिटी, इट विल बी मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर द डेथ। इन मोस्ट केसेस ऑफ सडन डेथ इट प्रेजेंट इटसेल्फ एज़ अ सीरीज ऑफ मोर। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि पोस्टमार्टम लिविडिटी में हमारे पास डिस्कलर्ड पैचेस बन जाते हैं बॉडी के अंदर, 1 टू 3 आवर्स में बनने शुरू होते हैं, ठीक है? और फिर ये पैचेस जो है वो इन ये क्वालिस, क्वालिस का मतलब है कि वो मिल जाएँगे, मतलब पहले वो अलग-अलग छोटे-छोटे पैचेज़ बने और फिर वो फैल जाएँगे और एक बड़ा पैच आपको मिलेगा, ठीक है? कंटिन्यूटी में आपको मिल जाए, तो वो 3 टू 6 आवर्स में होता है, ठीक है? और फिर लिविडिटी जो है फुली डेवलप हो जाती है और फिक्स हो जाती है इनटू 6 इन विदिन 6 टू 8 आवर्स, ठीक है? अच्छा, फिक्सेशन का क्या मतलब है? च 3 टू 6 आवर्स तक जो है वो फिक्सेशन नहीं होती, 6 से 8 आवर्स में फिक्सेशन हो जाती है। फिक्सेशन का ये मतलब है कि इफ यू विल प्रेस दैट एरिया विद योर थंब, तो जिस एरिया में आपने उसको प्रेस किया होगा तो वहाँ से ब्लड फैल जाएगा, हट जाएगा और वो एरिया जो है उसमें वो डिस्कलरेशन नहीं होगी, फिर वो एरिया वाइट हो जाएगा, ठीक है ना? तो लेकिन जब वो एक दफ़ा फिक्स होगी फिर आप बेशक उसमें थंब प्रेस कर लो फिर भी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है? So, contrary to the popular belief, fixation of lividity is due to packing and complete stagnation of the blood in distended toneless capillaries and small veins. It is not due to that coagulation of blood. इसलिए नहीं हुआ कि वो coagulate हो गया ब्लड, ब्लड कोगुलेशन की वजह से नहीं होती फिक्सेशन, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट स्टेगनेशन हो गई ब्लड की, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर आ जाते हैं सही हो गया। अच्छा, अब इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये फिक्सेशन ऑफ लिविडिटी की? एक तो ये हमें टाइम सिंस डेथ भी बता रहा है और दूसरा ये बता रहे हैं कि जब तक लिविडिटी फिक्स नहीं हुई हुई, उस टाइम तक अगर डेड बॉडी की पोज़ीशन चेंज हुई है, तो ये पैचेज़ जो है एक जगह से अपीयर होके डिसअपीयर होके दूसरी नई जगह पे बन जाते हैं। लेट्स से लाइक एक पोज़ीशन थी, उसकी एक स्पेसिफिक एरियाज़ में ड्यू टू द पोज़ीशन ऑफ द बॉडी वो वहाँ पे ये पैचेज़ बन गए, लिविडिटी अपीयर हो गई। लेकिन अभी वो फिक्स नहीं हुई और उसकी फिक्सेशन से पहले ही बॉडी की पोजीशन चेंज कर ली है, तो अब वो न्यू एरियाज़, न्यू डिपेंडेंट पार्ट्स में लिविडिटी बन जाएगी, ठीक है? तो जो पुराने एरिया था वहाँ पे नहीं हुई या वहाँ पे होगी तो वो उसका कलर बहुत फेंट हो चुका हुआ होगा। सो इट इट टेल्स यू अबाउट के बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है या बॉडी किस पोजीशन में थी, ठीक है? और एक दफ़ा लिविडिटी फिक्स हो गई, तो फिर बॉडी की पोज़ीशन चेंज करने से भी वो वहाँ से नहीं हटेगी, ठीक है? सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ लिविडिटी बट बिफोर इट बिकम फिक्स्ड, इफ द पोज़ीशन ऑफ द बॉडी इज़ चेंज्ड, दोज़ पैचेज़ विल डिसअपीयर एंड फ्रेश वन विल develop in the new dependent areas, ठीक है? But lividity to a slight degree will remain in original area due to staining of tissues by hemolysis, ठीक है? ओरिजिनल एरिया में भी कुछ डिग्री तक होगा, लेकिन नए एरियाज़ में भी हम लोग को मिलेगी, ठीक है? अगर लिविडिटी फिक्स होगी तो फिर हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस उसकी नहीं होती क्योंकि ब्लड कैन नॉट फ्लो अवे फ्रॉम द डिस्टेंडेड टोनस कैपिलरी। अब ब्लड वहाँ पे स्टैग्नेंट ब्लड है वहीं पे जम गया है, ठीक है? वो फिक्स हो चुकी हुई है, ठीक है? एंड टिश्यूज़ आर ऑलरेडी स्टेनिंग टिश्यूज़ की किस वजह से होती है? जो हीमोग्लोबिन की डिफ्यूजन होती है, हीमोलाइज्ड रेड सेल्स जो हैं उनकी वजह से हेमोलिसिस हो गई रेड सेल्स की और हीमोग्लोबिन रिफ्यूज़ हो रहा है टिश्यूज़ में, ठीक है? तो उसकी वजह से स्टेनिंग होती है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है इसका यही है। अच्छा, अगर फिक्सेशन हुई हुई और नहीं हुई हुई फिक्सेशन इसकी बात की हुई है कि अगर आप चेक करें लिविडिटी और वो फिक्स नहीं हुई हुई, तो इसका क्या मतलब है कि डेथ इज़ लेस देन 8 आवर्स और अगर लिविडिटी फिक्स हुई हुई है, तो डेथ इज़ टाइम सिंस डेथ इज़ मोर देन 6 आवर्स, ठीक है? तो 6 टू 8 आवर्स की जो हमने रेंज दी है हम उसको लेकर लेंगे, ठीक है? अगर डेवलप हुई है तो इसका मतलब है 6 से ज़्यादा किसी 6 आवर से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, ठीक है? इससे कम नहीं। और अगर नहीं हुई हुई तो 8 आवर्स से कम है, 8 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो हम इस रेंज में बात करते हैं। द साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑफ लिविडिटी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है? तो यही इसकी मेडिको-लीगल सिग्निफिकेंस भी है। हैंगिंग में जो लिविडिटी होती है, वो सर्कमफेरेंशियली हम लोग उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कहाँ पे? डिपेंडेंट लोअर लिम्ब्स में। लोअर लिम्ब्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया, लोअर पार्ट्स ऑफ द लिम्ब्स, हैंड्स एंड फोर आर्म्स हो गए, ठीक है? ड्राउनिंग में जो है बॉडी का फेस वेट डाउनवर्ड होता है, हैंड्स एक्सटेंडेड होते हैं, लिविडिटी जो होती है वो हेड और अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होगी, जो कि हेवियर पार्ट्स हैं, ठीक है? फिर आ जाता है अगर बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज करिए अपनी पोजीशन को तो लिविडिटी डेवलप नहीं होगी। हम उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, मतलब सही से डेवलप भी नहीं होगी, ठीक है? लाइक ड्राउनिंग के केस में अगर मूविंग वाटर है तो लिविडिटी नॉट डेवलप एट ऑल, ठीक है? फिर आ जाता है इज शार्पली लिमिटेड टू द हॉरिजॉन्टल लाइन कोरिस्पोंडिंग टू द वाटर लेवल, ठीक ठीक। अम, अच्छा, जो डिस्कलरेशन जो होता है वो ब्लड वेसल्स की फिलिंग की वजह से होता है, ठीक है? हमने बोला ना स्टैग्नेंट ब्लड जो है उन वेसल्स में जमा हो जाता है, तो उनकी वजह से
कलर आ जाता है, ठीक है? तो जो पार्ट जो है कॉन्टैक्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है? ओवर एरियाज़ ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग वहाँ पे लिविडिटी डेवलप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल अ बॉडी इज़ इन पॉइंट पोज़ीशन ऑन द लैंड, सो उसके जो बुटॉक्स हैं, उसकी जो शोल्डर का एरिया है, ठीक है? तो उन एरियाज़ में वो एरियाज़ चूँकि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, वो प्रेस हुए हुए हैं, कंप्रेस्ड हुए हुए हैं, तो उन एरियाज़ में तो ब्लड जमा ही नहीं होगा। जब जमा नहीं होगा तो वहाँ पे लिविडिटी नहीं होगी, ठीक है? So those areas of the body which are in actual contact with the surface of the body is lying because the tonus capillaries are compressed and occluded by the weight of the pressure of the body. Thus, in a person laying on his back, while the lividity is observed on the back portion of his body, posterior aspects of head, trunk, and extremities, it is not seen on the back of the shoulder blades, buttocks, and back of calves as those areas of contact flattening in this case. ठीक है? मिसइंटरप्रिटेशन ठीक 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 अच्छा, फिर मिसइंटरप्रिटेशन आपको लिविडिटी को देखना है कि आप उसको कन्फ्यूज़ ना कर लें किसी कॉलर मार्क्स की वजह से। जैसे अब किसी बंदे ने टाइट कॉलर है, उसने शर्ट पहनी और टाइट कॉलर है उसका, तो वो एरिया जो है वहाँ पे भी वो लिविडिटी तो डेवलप नहीं होगी ना, क्योंकि वो भी कंप्रेस्ड एरियाज़ है। सो वी हैव नॉट टू कन्फ्यूज़ इट विद लिगेचर मार्कर स्टफ, ठीक है? फिर आ जाता है इसी तरह कोई भी एरिया जहाँ पे कंप्रेशन हो रही हो किसी भी चीज़ की वजह से, बीट थ्रेड्स और ऑर्नामेंट्स, ठीक है? उसको हम लोग लाइगेशन स्ट्रैंगुलेशन वगैरह के साथ ना कंफ्यूज करें, ठीक है? इसके अलावा अगर नेक है और नेक एक तरफ को जो है उस बंदे ने एक तरफ की हुई है नेक, तो उसकी दूसरी साइड पे भी पैरेलल मार्क्स नज़र आते हैं। द पैरेलल मार्क्स ऑन द नेक ऑफ द बॉडी हुज हेड इज टर्न्ड टू वन साइड मे बी मिस्टेकन एज अ प्रेशर मार्क ऑफ द फिंगर्स, ठीक? प्रेशर मार्क्स के साथ हम उसको कंफ्यूज ना कर लें। उम, सही है, तो ये वही बात है, अगर कोई ब्लैंकेट क्रम्पल्ड ब्लैंकेट में बॉडी पड़ी हुई है तो उसके अंदर डार्क और लाइट स्ट्रिप्स बन जाएँगी। क्योंकि डार्क स्ट्रिप्स कौन-सी होंगी जो लिविडिटी शो करेगी, लाइट स्ट्रिप्स वो होंगी जहाँ पे ब्लड नहीं, जो एरिया कंप्रेस हो रहा है वहाँ पे ब्लड नहीं होगा, तो वो लाइट स्ट्रिप्स होंगी, ठीक है? तो उसको हम ब्रूजेज़ के साथ ना कन्फ्यूज़ करें, ठीक है? लिविडिटी इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डिपेंडेंट पार्ट्स, इसके अलावा कुछ और पार्ट्स में भी डेवलप होती है, जैसे नेक में हुई होती है, ठीक है? नेक के फ्रंट और साइड्स ऑफ द नेक में ये लिविडिटी हम लोगों को मिलती है, ठीक है? इसके अलावा ये यहाँ पे क्यों लिविडिटी होती है, इसका रीज़न बताया है कि वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होती है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द नेक, जो एक्सटर्नल जुगुलर और कॉमन फेशियल वेन्स है, ठीक है? तो लिविडिटी जो है वैसे डिपेंडेंट पार्ट्स में होती है, इसके अलावा नेक के फ्रंट और बैक में हो सकती है। क्यों हो सकती है? यहाँ पर इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगी वेन्स की, तो ब्लड वहाँ पे ही रुक जाएगा, ठीक है? सो इन एरियाज़ को भी आपको ब्रूजेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फिर आता है कलर, ये हमने क्या पढ़ लिया था, साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न, ठीक है? अब हम देख रहे हैं कलर और इंटेंसिटी। कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है ना? डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ब्लड। ब्लड की वजह से तो ब्लड के पे ही डिपेंड करेगा लिविडिटी का कलर भी। ठीक है, स्टेनिंग इज़ एट फर्स्ट ब्लूइश पिंक कलर की होती है, फिर ब्लूइश पर्पल हो जाती है, ठीक है? ब्लूइश पिंक कभी पर्पलिश भी बोला होता है, ठीक है? सो ब्लूइश पिंक और ब्लूइश पर्पल। सीवियर एनीमिया और डेथ फ्रॉम हेमरेज, इनमें क्या होता है, ब्लड नहीं है, कम है, ठीक है? तो स्टेनिंग जो है बहुत फेंट होगी। मैसिव हेमरेज में तो लिविडिटी में भी हो ही ना, ठीक है? पीछे हमने 3 केसेस पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में, मैसिव हेमरेज हो गई, ड्राउनिंग का केस हो गया, और स्किन का कलर अगर बहुत डार्क है तो हमें उसमें लिविडिटी हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो एनीमिया हो गया, हेमरेज हो गया तो नहीं होगी। एस्फेक्सिया में है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है एंड मे नॉट रेडीली कोagulate, दिस लिविडिटी इज़ इंटेंसली डेवलप्ड, ठीक है? जिन केसेस में ब्लड की कोagulation नहीं होगी वहाँ पे लिविडिटी इंटेंसली डेवलप होगी, जहाँ पे कोagulation हो रही है वहाँ पे नहीं डेवलप होगी, ठीक है? तो एस्फेक्सिया के केस में ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है, कोagulate नहीं होता, तो इंटेंसली वहाँ पे लिविडिटी डेवलप होगी और उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा, बिकॉज़ द ऑक्सीजन इज़ ब्लड इज़ डीऑक्सीजनेटेड। इसी तरह ब्लड जिन कंडीशन में ब्लड कोagulate कर देता है, लो बर्न निमोनिया में लिविडिटी इज़ लेस ऑब्वियस, ठीक हो गया। कलर ऑफ लिविडिटी इज़ बेस्ट एप्रिशिएटेड इन फेयर स्किन, ठीक, डार्क स्किन में हम नहीं एप्रिशिएट कर सकते एज़ सच, ठीक हो गया। ठीक है, लेज़ और पाम्स को जो है आपने केयरफुली एग्जामिन करना है। अच्छा, नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कुछ पॉइज़न्स जो होते हैं वो लिविडिटी में डिस्टिंक्ट कलर हम लोगों को देते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज़ इट वेल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्राइट चेरी रेड कलर देगा, साइनाइड का पिंक कलर होगा, ठीक है? क्लोरेट्स का चॉकलेट ब्राउन, इसको सी से याद कर ले, क्लोरेट्स चॉकलेट ब्राउन। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका कुछ बना लो, ब्राइट चेरी रेड कलर है, ठीक है?
साइनाइड का पिंक है, फास्फोरस जो है वो डार्क ब्राउन है, यस, नाइट्रेट्स का रेड ब्राउन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्लूइश ग्रीन है, ओपिएट्स का ऑलमोस्ट ब्लैक है, ठीक है? तो लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन फॉर यू। कार्बन मोनोऑक्साइड का ब्राइट चेरी रेड है, साइनाइड का जो है वो पिंक है, क्लोराइड्स का चॉकलेट ब्राउन है, फास्फोरस का डार्क ब्राउन है और नाइट्राइड्स का रेड ब्राउन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्लूइश ग्रीन है, ओपिएट्स का ऑलमोस्ट ब्लैक है, ठीक है? सो ये एमसीक्यूज बनाने में आ सकते हैं। चेरी रेड स्टेनिंग, इसके अलावा चेरी रेड स्टेनिंग हमने पढ़ लिया किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है? इसके अलावा कहता है कि बर्निंग की वजह से हो सकता है, एक्सपोजर टू द कोल्ड, उसमें भी हम हमारी ल्यूडिटी का कलर कैसे होगा, चेरी रेड होगा। ग्रेइश ब्राउन स्टेनिंग होती है डेथ फ्रॉम द सेप्टिक अबॉर्शन कॉल्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, ठीक है? सेप्टिक अबॉर्शन का केस है ड्यू टू द क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, तो वहाँ पे स्टेनिंग किस तरह होगी, ग्रेइश ब्राउन होगी, ठीक है? फिर आ जाता है कि सर्टेन एरियाज़ में ऐसा होता है कि आइसोलेटेड पैचेस ऑफ लिविडिटी भी होते हैं। हमने बोला ना कि लिविडिटी शुरू में पैचेस में बनती है, फिर वो पैचेस मिलकर एक वाइड स्प्रेड एक कंटिन्यूटी में आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन कह रहे हैं कि आइसोलेटेड पैचेस भी कुछ होते हैं जो लार्ज एरियाज़ ऑफ लिविडिटी से मे बी आइसोलेटेड हों, ठीक है? और हम उसको कन्फ्यूज़ कर ले विद ब्रूजेस, ठीक है? सो वी हैव टू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविडिटी एंड ब्रूजेस, सही है? फिर नीचे टेबल हम डिस्कस करते हैं अभी, बट इन केस देयर इज़ डाउट ब्रूजेस इज़ ऑन, एक केस में मतलब ये एक तो ये हम लोग ने देख लें ब्रूजेस जो है स्पेशली कब डाउट हो सकता है, जब ब्रूज भी डिपेंडेंट पार्ट में हो। मोस्टली तो डिपेंडेंट पार्ट में हम बोलेंगे चलो ये लिविडिटी हो सकती है ना, लेकिन व्हाट इफ डिपेंडेंट पार्ट और वहाँ पे ब्रूज हो एंड वी आर कंफ्यूजिंग इट विद लिविडिटी, ओके? सो वी हैव टू नो हाउ टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, ठीक? तो इस केस में कहता है कि उस पार्ट को आप लोग कट कर ले और फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर ले ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है? इसके साथ लिविडिटी जो है ये नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नली होगी, इंटरनल ऑर्गन्स में भी ऐसे ही होती है जैसे स्किन में होती है, ठीक है? उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। अगर बंदा जो है सुपाइन पोजीशन में है तो लिविडिटी होगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, डोर्सल पोर्शन ऑफ द लंग में हमें मिलेगी, डोर्सल पोर्शन ऑफ द लिवर में, किडनी में, लोअर मोस्ट कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स, ठीक है? तो इसको भी हम लोगों ने कंजेशन से डिफरेंशिएट करना है। सही हो गया। जैसे पोस्टमार्टम स्टेनिंग इन द हार्ट जो है सेम लिविडिटी है, कोई यहाँ पे लिविडिटी को पोस्टमार्टम स्टेनिंग लिखा है, तो उसको हम लोग जो है कंफ्यूज नहीं कर सकते, ये ना हम उसको कंफ्यूज कर ले कोरोनरी अफ्यूजन की वजह से या लंग्स में निमोनिया की वजह से हम कहें कि वो ही है। इसके अलावा जीआईटी में इरिटेशन ड्यू टू पॉइजनिंग और इस्कीमिया। सो जो सरफेस है, जो स्किन है, उसमें हम लिविडिटी को कंफ्यूज कर सकते हैं विद ब्रूइज, सो वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ। And in internal organs, we can confuse it with the congestion of the organs. So we have to differentiate both के congestion में और postmortem lividity of the internal organs में क्या difference है. So यहाँ पे इन्होंने दो tables बताए हुए हैं and lividity due to engorged vessels होती है, bruise में vessels ruptured होंगी, ठीक है, showing through the skin, और यहाँ पे superficial deep दोनों है. Lividity is ऑलवेज ऑन डिपेंडेंट पार्ट्स, और डिपेंडेंट पार्ट्स के अलावा कुछ और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। देखो इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पैचेस हमें मिल सकते हैं लाइक फ्रंट और साइड ऑफ नेक में इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है? और यहाँ पे ब्रूज कैन बी इंडिपेंडेंट पार्ट, कैन बी ऑन इंडिपेंडेंट पार्ट, जहाँ पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हुआ वहाँ पे होगी। मार्जिन्स लिविडिटी के क्लियरली डिफाइन होंगे, यूजुअली हॉरिजॉन्टल होते हैं, और यहाँ पे इरेगुलर होंगे ब्रूज के और हॉरिजॉन्टल नहीं होते। लिविडिटी का कलर यूनिफॉर्म है, इसका कलर जो है वेरीगेटेड इन कलर, ठीक है? स्वेलिंग पोस्टमार्टम लिविडिटी में नहीं होगी, यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है। ये नो सुपर इम्पोज्ड डिप्रेशन, यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड डिप्रेशन में भी प्रेजेंट। इंसिशन, अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट टू मी कि जब इंसिशन आप करेंगे तो यहाँ पे फ्यू ऊजिंग पॉइंट्स होंगे, मतलब आपने इंसिशन कर ली और जो कुछ साइड्स होंगी वहाँ से ब्लड ऊज़ कर रहा होगा, ठीक है? और उस ब्लड को आप मतलब आपने कट कर लिया, आपने इंसिजन लगाई, तो उस ब्लड को, वो ब्लड जो है उसने वो वेसल से डायरेक्ट ब्लड निकल निकल आएगा और आप उसको वॉश करेंगे तो ब्लड चला जाएगा, ठीक है? लेकिन ब्रूज़ के केस पे आप जब इंसिजन लगाएँगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लड है उसने ऑलरेडी जो सराउंडिंग टिश्यू में वहाँ पे फैला हुआ होगा, ठीक है? और उसने उसको स्टेन कर लिया होगा। इवन व्हेन यू वॉश अवे तो ब्लड स्टेनिंग नहीं जाएगी सराउंडिंग टिश्यू से, ठीक है? तो यहाँ पे तो सराउंडिंग टिश्यू में का वो नहीं था ना, उसको आप लोग वॉश कर लेंगे तो वो चली जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा वेजेटेड ब्लड जो है वो स्टेनिंग द सराउंडिंग टिश्यू, उसने पहले से स्टेन किया होगा और उसको आप वॉश अवे इजीली नहीं मतलब करेंगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है? फिर आगे माइक्रोस्कोपिकली स्कोपिकली ब्लड एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्लड वेसल्स में होते हैं,
क्योंकि ब्लड वेसल रप्चर तो नहीं हुए, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। यहाँ पे चूँकि ब्रूज़ है तो ब्लड एलिमेंट्स, एक तो ब्लड वेसल्स हमने ऊपर बोला रप्चर है। सही है, सो कीपिंग इन माइंड दिस पॉइंट कि ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हैं तो ब्लड एलिमेंट्स जो है वो भी ब्लड वेसल्स के अलावा टिश्यू में भी हो सकता है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन एविडेंस भी हमें मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर देन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविडिटी एंड ब्रूज। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड कंजेशन ड्यू टू डिजीज, इनमें क्या डिफरेंस होगा? अगेन, पोस्टमार्टम लिविडिटी जो ऑर्गन्स में होती है वो इरेगुलर होती है और डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन में होती है, इंडिपेंडेंट पार्ट में नहीं बनेगी, ठीक है। कंजेशन जो है वो होल ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ है और उसने ऑर्गन को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ द नॉन डिपेंडेंट ऑर्गन, जो नॉन डिपेंडेंट पार्ट है, डिपेंडेंट में तो लिविडिटी है, नॉन डिपेंडेंट नॉर्मल होगा। यहाँ पे जो नॉन डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे तो डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट की बात नहीं है ना, कंजेशन में पैथोलॉजी आपको उस ऑर्गन में मिल जाएगी। हॉलो विस्टा सच स्टमक एंड इंटेस्टाइन व्हेन स्ट्रेच्ड शो अल्टरनेट स्टेन्ड एंड अनस्टेन्ड एरियाज, ठीक है। और यहाँ पे हॉलो वेस्टर जब उनको स्ट्रेच करोगे तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्टेनिंग आपको मिलेगी और यहाँ पे नहीं होगी यूनिफॉर्म स्टेनिंग। क्यों? वही बात है, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पार्ट की बात आई है, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पार्ट की नहीं है बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये डिजीज कंडीशन है तो उसने तो सारे उसको इन्वॉल्व किया है ना। अब अगर हम लोग इस ऑर्गन का अगर हम लोग को लिविडिटी ऑर्गन में मिल रही है, हम लोग उसके कट कट करेंगे उसको, तो उसकी जो कट सर्फेसिस हैं उसके अंदर वेरिगेटेड अपीयरेंसेस विद डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविड एरियाज एंड अदर एरियाज। सारी बात यहाँ पे कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ एरियाज में लिविडिटी होगी, कुछ में नहीं होगी। और यहाँ पे कट सर्फेसिस उस ब्लड एंड थ्रू आउट, कट सर्फेसिस जो है उसके अंदर क्या है, एक तो उससे ब्लड यूज कर रहा होगा, ठीक है, सारी जगह से। फिर आ जाता है एरियाज ऑफ लिविडिटी, ठीक है। एरियाज ऑफ लिविडिटी अंडरगो चेंजेस व्हेन प्यूरिफिकेशन सेट्स इनसाइड सेल। अब प्यूरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर तो एरियाज ऑफ लिविडिटी में भी चेंजेस आ जाएंगे। हेमोलिसिस ऑफ द ब्लड ओइंग टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस। अच्छा, हमारे पास ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम गैसेस प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है और गैसेस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और बॉडी की स्वेलिंग होती है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो लिविडिटी के एरियाज चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने ऑर्बिटल एरियाज मूव भी करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है उस केस में इट कैन बी एक्सटेंड टू द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद आता है, इसको हम फिर वर्नेस के से मिस्टेक, इट कैन बी मिस्टेकन फॉर द वर्नेस, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि ब्लॉटिंग वगैरह या प्यूरिफैक्टिव चेंजेस में लिविडिटी अपनी चेंज, वो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। एज अ प्रोसेस एडवांसेस लिविडिटी के अंदर कलर के अंदर भी चेंजेस आ सकती है, डस्की ब्राउन एंड ग्रीन बिफोर फाइनली डिसअपीयरिंग विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वही प्यूरिफिकेशन चेंजेस आगे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ब्लड वगैरह, तो उसके साथ फिर कलर भी हट जाएगा ना, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। इन ममिफिकेशन लिविडिटी चेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक विद डेसिकेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ममिफिकेशन में बॉडी और तरह की चेंजेस आ जाती हैं, वी विल स्टडी इट इन डिटेल लेटर। तो ब्राउन से ब्लैक कलर में आ गई। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखो, अगर आपको लिविडिटी खुद से समझ आ गई है ना तो यू कैन टेल कि इसकी क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस होगी। एक तो हमने टाइमिंग का बता दिया कि इतने घंटे में फिक्स है, इतने में नहीं है फिक्स, इतने में हमें पैचेस मिलेंगे और इतने में जो है वो हमें एक वाइड स्प्रेड कंटिन्यूटी मिलेगी, तो हमें टाइम सेंस डेथ के बारे में बता सकते हैं। फिर कलर से हमने बोल दिया कि वो हमें एक तो साइन ऑफ डेथ भी है, अर्ली साइन ऑफ डेथ है। फिर दूसरा हमें कलर से हमें उसके पॉइज़न का पता चल सकता है, ठीक है, तो कॉज़ ऑफ डेथ भी बता सकते हैं। सो रिलायबल साइन ऑफ डेथ गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है, और या फिर उसको चेंज किया गया है, ठीक है। एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, कलर में सजेस्ट द कॉज़ ऑफ डेथ, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में समटाइम्स सजेस्ट द सर्कमस्टेंसेस और पोजीशन ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। टाइम ऑफ डेथ में पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या थी, ठीक। फिर आ जाता है मसल्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मसल में क्या चेंजेस आ गए, अर्ली चेंजेस में, अर्ली साइंस ऑफ डेथ में, दिस इज द लास्ट वन वी आर गोना डिस्कस, जिसमें हम लोग मसल्स को डिस्कस करेंगे। मसल्स में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएंगी, प्राइमरी रिलैक्सेशन, देन राइगर मोटिस एंड देन सेकेंडरी रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एक्सेप्ट वेयर कैटाबारिक स्पैज्म बिकम्स इमीडिएटली एस्टैब्लिश, ठीक है, कभी कभी बीच में फिर कैटाबारिक स्पैज्म, इसमें हम देखेंगे कि वो क्या है। जनरली इट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी रिलैक्सेशन, देन राइगर मोटिस, देन सेकेंडरी रिलैक्सेशन। कमिंग टूवर्ड्स प्राइमरी रिलैक्सेशन, तो इमीडिएटली आफ्टर डेथ हमारे पास क्या होता है कि जनरल मसल टोन जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। जो लोअर जॉ है वो ड्रूप कर जाएगा, प्यूपिल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी, मसल जो है वो फ्लैबी होंगी, सॉफ्ट होंगी, ठीक है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे, स्फिंक्टर्स रिलैक्स किए जाएंगे। इसी वजह से लाइक यू मे हैव हर्ड
इनकॉन्टिनेंस का, यूरिन और फीसिस का, ठीक है, राइट आफ्टर डेथ। तो स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन की वजह से होती है, ठीक है। मोलिकुलर एज मोलिकुलर डेथ डज नॉट अकर, अच्छा ये प्राइमरी रिलैक्सेशन, अभी मोलिकुलर डेथ नहीं हुई भी, ठीक है, उससे पहले की बात है। 3 to 4 hours after somatic death the muscle still however as a molecular does not occur for about 3 to 4 hours after somatic death, ठीक है। अभी सोमैटिक मोलिकुलर डेथ नहीं हुई भी 3 से 4 घंटे में, तो मसल जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी रिएक्ट कर रहे हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सेकेंडरी रिलैक्सेशन में नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू नो वेदर इट इज़ प्राइमरी रिलैक्सेशन और सेकेंडरी रिलैक्सेशन, टाइम से डेथ में इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल टिश्यू स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेंगे और टिश्यूज अल्कलाइन होंगे। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट कि हमारे पास मसल्स रिलैक्स कर चुके हुए होंगे, ठीक है, स्फिंक्टर्स रिलैक्स हैं, प्यूपिल्स डायलेट हैं, जॉ ड्रूप कर रहा है, मसल्स सॉफ्ट और फ्लैबी हैं, ठीक है। और अभी जो है चूंकि सोमैटिक डेथ है, मोलिकुलर डेथ नहीं हुई हुई, तो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिप्लाई करें। आइडियली आई गेस इट शुड कम इन अर्ली साइन, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ। आई एम नॉट श्योर, ये मैं सोच रही हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्योंकि यहाँ पे सोमैटिक डेथ की बात की हुई है, मोलिकुलर डेथ की बात नहीं की। वेल, कमिंग टूवर्ड्स राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस हमारे पास क्या है? राइगर मोर्टिस इज condition characterized by stiffening and shortening of the muscles. Stiffening and shortening of the muscles which follow the period of primary relaxation, ठीक है। अब प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद हमें मिलेगा राइगर मोर्टिस। क्यों? केमिकल चेंजेस हो गई हैं इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर प्रोटीन ऑफ द मसल फाइबर्स और मोलिकुलर डेथ को आइडेंटिफाई करें। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि ये मोलिकुलर डेथ को बता रहा है। इसका मतलब है प्राइमरी रिलैक्सेशन इज नॉट इन मोलिकुलर, नॉट कमिंग इन मोलिकुलर डेथ, और जब मोलिकुलर में नहीं आ रही तो अर्ली साइन के बजाय इमीडिएट साइन में आना चाहिए। बट एनी हाउ, अब आ गया केमिकल चेंजेस हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन में मसल फाइबर्स के, ठीक है। अब कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स आपको पता है कि मसल्स जो है वो उसके अंदर एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, उसको अपनी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एटीपी चाहिए होती है। शुरू में जब इस सारे का समरी मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। शुरू में क्या होगा, जैसे बॉडी की बंदे की डेथ हो जाती है तो शुरू से एटीपी स्टोर्स बॉडी में कुछ होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, तो बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही होती है, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं उसको। पर एज एटीपी स्टोरेज डिप्लीट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज भी डिप्लीट हो जाते हैं, तो क्या होगा, मसल्स कंट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएंगी। अब हमारे पास उसको रिलैक्स करने के लिए एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, सही है। तो एटीपी कैन नॉट बी रिसिंथेसाइज्ड इजली टू द फ्यूजन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, इनटू डिहाइड्रेटेड स्टिफ जेल रिजल्टिंग इन कंडीशन नोन एज राइगर मोर्टिस, ठीक है। मसल चेंजेस जो है वो, इसके अलावा मसल के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, मसल जो है स्लाइटली अल्कालाइन से एसिडिक हो जाएंगी। क्यों? लैक्टिक एसिड बन जाएगा, सही है, क्योंकि हमारे पास एटीपी स्टोरेज डिप्लीट हो गए, ग्लाइकोजन नहीं है, तो पहले एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही होगी, फिर एनारोबिक पे जाएगा तो लैक्टिक एसिड लेवल्स इंक्रीज होंगे ना, ठीक है। फिर राइगर मोर्टिस जो है परसिस्ट करता रहेगा, उसके बाद ऑटोलाइसिस होगी और फिर ब्यूटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। वेल, वी विल डिस्कस दीज स्टेप्स लेटर, अभी हम ऑटोलाइसिस की बात नहीं करते, ठीक है। राइगर मोर्टिस जो है, इसके अलावा इसमें हमारे पास मसल जो है कंट्रैक्टेड स्टेट में होती है, बॉडी स्टिफ होती है, हाँ, और मसल जो होती है ना वो लाइक कंट्रैक्टेड स्टेट में होंगी, ठीक है। लेकिन हम इसको तोड़ भी सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट बाय अप्लाइंग फिजिकल फोर्स, ठीक है। सो अगर यहाँ लिखा है ना स्टिफ, if the limb which is stiff due to the rigor is flexed forcibly at a joint, the limb becomes flaccid and will remain so thereafter. It is known as breaking of rigor mortis, ठीक है। So existing rigor mortis is broken down at least partially in the process of removal. अच्छा, now this is an important point जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, वो ये है कि विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम क्यों इम्पोर्टेंट होता है फोरेंसिक, जिसने ऑटोप्सी करनी है या कोई भी इन्वेस्टिगेटर फोरेंसिक लैब से जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बॉडी को रिमूव करवा रहे हो फ्रॉम द जो क्राइम सीन है वहाँ से मॉर्चरी की तरफ, तो ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ बॉडी